Hello student, a very pleasant morning to you all. I'm Vinita Singh. Welcome you to our YouTube channel of MLP School of Online Classes. This video is for class 6 to 8 and the subject is science. In today's video we will read about the topic water cycle. Water cycle, you have from the name you are thinking that what is the cycle? Cycle is the circulation of water from nature to nature. In today's topic, we will see how the water gets recycled from nature to back to the nature. Okay student, so let's start. In this diagram, you can see that there are lots and lots of things that are related to the nature. This is our river, snow, hills, plants, sun, clouds, ship, raindrops, groundwater. I have all drawn, not for only a, this is not only a drawing, this is a circulation of the water from nature. Firstly, let's start from the groundwater. क्या होता है स्टूडेंट? द ग्राउंड वाटर जो होता है, जब सन की रेज उस पर पड़ती हैं तो ये हीट होने लगता है. व्हेन द ग्राउंड वाटर गेट हीटेड इट इवापोरेट्स इन द नेचर. वो इवापोरेट होकर के भाप बन करके वापस से हमारे नेचर में जाता है. इवापोरेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर. फ्रॉम द वर्ड वेपोरेशन. इवापोरेशन जो वर्ड है वो वेपोरेशन से बना है कि किसी भी लिक्विड का मीन्स वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज द इवापोरेशन. जब सन की रेज इस पर पड़ती है, ग्राउंड वाटर गर्म हो जाता है और ये भाप बनकर वापस से हमारे नेचर में पहुंचता है. देन इट गेट कंडेंस्ड. कंडेंस्ड का मतलब होता है ठंडा होना. जब वो भाप ठंडी होने लगती है, देन इट फॉर्म्स द क्लाउड. तब वो क्या बनती है स्टूडेंट? क्लाउड्स बनती है. मीन्स व्हेन द वाटर वेपर गेट कंडेंस और गेट कूल्स इट फॉर्म द क्लाउड. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या हुआ? जो हमारी वाटर हीट हुई थी, सॉरी मीन्स जो हमारा वेपर बन गए थे, वेपर्स जब कूल हो गए देन दे फॉर्म द क्लाउड्स. जब वो क्लाउड्स हैवी होने लगते हैं, बहुत सारे ठंडे, बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, देन वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे वापस आ जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये रेन वाटर फिर से वापस आ गया और वो पहले हमारे ग्राउंड सरफेस पर होता है, देन वो स्लोली स्लोली इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस. इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारा रेन वाटर जो ग्राउंड पर फैला होता है वो धीरे धीरे छन कर, फिल्ट्रेशन, फिल्टर मतलब छनना होता है ना, देन इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है उससे छन कर वो हमारे ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है. जो हमारी अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वहाँ चला जाता है. एंड देन फिर वो स्लोली स्लोली सीज वगैरह में, रिवर वगैरह में मिक्स हो जाता है वाटर. देन फिर से वो ग्राउंड वाटर हीट होता है. इस तरीके से हमारी ये वन साइकिल कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होता है? सेम उसी तरीके से ये हमारे जो स्नोज वगैरह हैं, स्नोज यानी बर्फ जो हिमालय वगैरह पे या फिर पर्वतों पर पड़ी हुई होती है, वो स्लोली स्लोली क्या करती है स्टूडेंट? मेल्ट होने लगती है. मेल्ट होने के साथ वो रिवर्स के थ्रू फ्लो होकर के बहुत ही लार्ज वाटर बॉडीज में चली जाती है. एंड देन वहाँ पर फिर से वो सन की रेज से हीट होती है. एंड देन आफ्टर हीटिंग इट बिकम्स द वेपर. वेपर्स बनने के बाद देन इट गेट कंडेंस और कूल्स डाउन. कूल डाउन होने के बाद क्लाउड्स बनते हैं. देन क्लाउड्स गेट हैवियर और गेट टू कूलर. जब बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो फिर से वो रेन ड्रॉप की फॉर्म में नीचे आते हैं. एंड देन फिर से ये प्रोसेस होती रहती है. तो इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट? ये हमारी सेकेंड साइकिल कंप्लीट हो गई. एंड द थर्ड वन इज दैट जितने भी हमारे ट्रीज वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं. यू हैव हर्ड अ प्रोसेस अबाउट द फोटोसिंथेसिस. आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना होगा.
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है स्टूडेंट, ये फूड प्रिपेयर करते हैं अपना। इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, उसमें आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। इफ एनी वन ऑफ द यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। ओके स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं जब इनकी लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उस टाइम पर एक्सेस वाटर जो इनके लीव्स में बच जाता है। हमें क्या होता है, कई बार हम पानी पीते हैं, सपोज दैट हमने ज़्यादा पानी पीला तो हम हमारी बॉडी से ज़्यादा स्वेट रिलीज करते हैं। तो सेम इसी तरीके से इनका क्या होता है, जब ये ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ले लेते हैं तो उस वाटर को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। A process in which water get back to the nature through their stomata। स्टोमेटा की हेल्प से जब वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मतलब वाटर वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इट इज द प्रोसेस दैट वी कॉल द ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। सेम उसी तरीके से वाटर एटमॉस्फेयर में गया, क्लाउड्स वेपर बन गया, वेपर से वो कंडेंस हुआ, क्लाउड बने, क्लाउड से रेन ड्रॉप से फिर से ग्राउंड वाटर, एंड देन ये हमारा अगेन साइकिल कंप्लीट होगा। तो मैंने आपको इसके अंदर नियर अबाउट 3 साइकिल्स एक्सप्लेन किए हैं। आई हैव एक्सप्लेन यू द टर्म इवापोरेशन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दोनों एक्सप्लेन कर दिए। कंडेंसेशन के बारे में भी स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है। द नेक्स्ट वन दैट इज रिमेनिंग अवर प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच water vapor get converted into a small drops of water। precipitation में क्या होता है, जब हमारे वाटर वेपर्स जो होते हैं वो दोबारा से ठंडे होकर के हैवी रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे ग्राउंड पर आने लगते हैं। दैट इज नोन एज द precipitation of water or the precipitation process। okay student, I hope all जितने भी टर्म्स इसमें मैंने मेंशन किए हैं मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू मी यू डिडंट गेट एनी टाइप ऑफ क्वेरी। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉल मी। थ्रू दिस आई एम गोइंग टू एंड अप माय क्लास। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड लर्न इट। गुड बाय। Good morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we study about science quiz question answers which are for class 6 to class 8. Students, in this video we study about science quiz questions which are some basic and some for syllabus of class 6 to class 8. So students, in this video our first question is, which instrument is used to check internal organs of the body? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के उसको चेक करने के लिए करते हैं? आंसर है इंडोस्कोप। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु वाज द क्रिएटर ऑफ एटॉमिक आर्गुमेंट ऑफ द सब्सटेंस? कौन सा है, किसने है क्रिएटर मतलब बनाया है एटॉमिक आर्गुमेंट ऑफ द सब्सटेंस? कोई भी सब्सटेंस उसका एटॉमिक आर्गुमेंट एटॉमिक सब्सटेंस जिसने बनाया है उसका नाम क्या है? आंसर है डाल्टन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स, हु वाज द फर्स्ट टू नो रेडियो एक्टिव एक्टिवेशन? ऐसा पहला कौन सा इंसान है जिसने रेडियो एक्टिव एक्टिवेशन के बारे में बताया था या जाना था? आंसर है हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल वाज द फर्स्ट टू नो रेडियो एक्टिव एक्टिवेशन। Your fourth question is, the loudness of sound depends on which factor? अब क्या कह रहा है, कोई भी साउंड है उसकी आवाज़ है लाउडनेस है किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? किस वजह से मतलब उसकी आवाज़ है वो लाउड हो रही है, तेज़ सुनाई दे रही है आपको? तो आंसर है इट्स एम्पलीट्यूड मतलब साउंड में कितना एम्पलीट्यूड है ये लाउडनेस के फैक्टर को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ गेव द मॉडर्न रोटेशन थ्योरी या रूल? मतलब हाउ या हु, किसने जो है मॉडर्न रोटेशन थ्योरी या फिर रूल दिया था? आंसर है मेंडलीफ। मेंडलीफ वाज द साइंटिस्ट हु गेव द मॉडर्न रोटेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, देयर आर सम केमिकल्स
secreted by an insect to attract attention of other members of species. These are called. अब क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है ऐसा कौन सा केमिकल है जो सिक्रेट करते हैं इंसेक्ट ताकि वो दूसरे इंसेक्ट के दूसरे स्पीसीज़ को, जो दूसरे स्पीसीज जैसे अदर इंसेक्ट है, बीज है, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए सिक्रेट करते हैं। तो आंसर फेरोमोन्स। कुछ इंसेक्ट है फेरोमोन्स केमिकल है सिक्रेट करते हैं ताकि उसकी जो स्मेल है उससे दूसरे जो स्पीसीज़ के मेंबर है वो अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। कौन सी गैस है जो यूजुअली इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिल्ड की जाती है? तो आंसर आपका नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम ऑफ। जो वॉशिंग सोडा है उसका कॉमन नेम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है जिसको हम जानते हैं वॉशिंग सोडा के अलावा? आंसर है सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, द वैरायटी ऑफ कोल in which the deposit contains recognizable traces of original plant material is। अब क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा कोयला है जो जिसके अंदर कुछ ट्रेसेस मतलब कुछ सबूत होते हैं जिस ओरिजिनल प्लांट से वो बनाया गया है उसके? तो आंसर है पीट। जो पीट वैरायटी का कोल है उसमें अपने उस प्लांट मटेरियल के कुछ ट्रेसेस, कुछ सबूत होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो उस चीज़ से लेकर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, the inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing is। अब क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन की जगह, मतलब नाइट्रोजन के अलावा भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन द एयर में, और आल्सो यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। डाइवर जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर गहरे डाइवर्स डाइविंग करते हैं, ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, द ग्रुप ऑफ मेटल आयरन कोबाल्ट निकल में बेस्ट कोल्ड एज। ऐसे कौन सी मेटल है जो तीनों मिलकर मेटल है बेस्ट बोला जाता है, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है बेस्ट कौन सी है? तो उनको बोलेंगे हम ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। योर 12th क्वेश्चन इज, वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। जो वुड है कौन सा, क्या किस चीज़ का मेन रॉ मटेरियल होता है मैन्युफैक्चर उस चीज़ को बनाने के लिए? तो आंसर पेपर। पेपर में है नॉर्मली लकड़ी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, द मेजर इंग्रेडिएंट टू मेक लेदर इज़। लेदर किसी भी चमड़े को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट, सबसे ज़रूरी सामान कौन सा होता है? तो आंसर है कोलेजन का इस्तेमाल किया जाता है मेजरली टू मेड लेदर। क्वेश्चन नंबर 14 इज, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। जो प्लांट है अपने न्यूट्रिएंट्स मेनली कहाँ से रिसीव करते हैं, कहाँ से लेते हैं, कहाँ से प्लांट्स को अपने न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं? आंसर है सोइल। तो प्लांट है सोइल के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम। जो प्लांट है प्रोटीन को किस चीज़ से सिंथेसिस कर सकता है, किस चीज़ से बनाता है? आंसर अमीनो एसिड। तो प्लांट है प्रोटीन का सिंथेसिस अमीनो एसिड की मदद से करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया एनाफिलिस मॉस्किटो आर आल्सो वेक्टर ऑफ। अब क्या कह रहा है, मलेरिया की जो बीमारी है उसको फैलाने के अलावा, स्प्रेड करने के अलावा जो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो किस चीज़ का भी वेक्टर है, मतलब और कौन सी बीमारी है जो क्या करता है, पास आउट करता है? तो आंसर है फिलेरियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, प्लांट दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड। कौन सा प्लांट है, कौन से प्लांट है जो सलाइन वाटर मतलब नमकीन वाटर में ग्रो करते हैं, उनको क्या बुलाएंगे हम? आंसर है हेलोफाइट। जैसे कि आप प्लांट जो डेजर्ट एरिया में प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें जीरोफाइट्स बुलाते हैं, वैसे जो सलाइन वाटर में जो प्लांट ग्रो होते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ होती है उस ऑक्सीजन को हम कहाँ से लेते हैं प्लांट में? तो प्लांट कहाँ से ये इस ऑक्सीजन को लेता है? तो आंसर है वाटर। ये ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन होती है? वाटर से ऑब्टेन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
That's it for today, students. Thank you for listening. Good morning, students. I Anshu, your maths teacher. Uh, Today our topic is divisibility test. That is how to show that a number is divisible by something without actual doing the calculation or without actual doing the division. We can tell that a number is divisible by 1 2 3 जिसका भी रूल हम पढ़ेंगे उससे डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज द नंबर 1265882 दैट मीन्स दिस नंबर. अब यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, इसको अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपली रूल से बता सकते हैं कि दैट विल बी डिविजिबल बाय 2 3 या इनसे. ठीक है. अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया होता है हमारे पास इफ द लास्ट डिजिट. अब नंबर जो है इसकी सबसे लास्ट वाली डिजिट देखते हैं, ये क्या है हमारे पास 2. तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, अगर 0 2 4 6 या 8 आ जाए लास्ट डिजिट तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. सो यहाँ लास्ट डिजिट इज 2 एंड सो डिविजिबल बाय 2. ठीक है. अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है हमारे पास क्राइटेरिया कि इफ सम ऑफ द डिजिट्स, इन सभी का सम अगर क्या आ जाए मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स इन सब का सम करने के बाद जो वैल्यू आए वो डिवाइड हो जाए 3 से, तो हम कह सकते हैं कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज नॉट. सो 1 + 2 + 6 + 5 + 8 + 2. ठीक है. नाउ 1 + 2 3 3 + 6 9 9 + 5 14 14 and 10 24. Now 24 is divisible by 3. Obviously 3 8 जा कितना होता है 24. So that number is divisible by 2 3. So both option आ जाएगा. ठीक है. Now next is 3 5 7 2 8 is divisible by 6. अब 6 क्या होता है हमारे पास, 6 2 into 3 का मल्टीपल होता है. ठीक है. सो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा कि अगर वो नंबर 2 और 3 बोथ से डिवाइड हो जाए तभी हम बोल सकते हैं 6 से, अदरवाइज अगर इनमें से एक से भी होता है तो हम नहीं बोल सकते कि 6 से भी होगा. तो 2 से डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट इज 8, सो 2 से डिविजिबल है. नाउ 3 से चेक करते हैं. 3 + 5 8 8 + 7 15 15 and 10 25. क्या 25 3 की टेबल में आता है? नहीं. सो दैट 6 से तो डिविजिबल नहीं है. नाउ 5 से डिविजिबिलिटी के लिए होता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 आए या 5 आए तो ही डिविजिबल होगा. यहाँ पे 0 और 5 कुछ नहीं है तो ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है. 8 से डिविजिबिलिटी के लिए होता है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट्स जो है वो क्या हो जाए 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं. देखो 2 से क्या होता है, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं. 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स एंड 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स. नाउ 7 2 8 को अब हम करते हैं 8 से. नाउ 7 9 जा 8 9 जा 72 एंड 8 8 1 जा 8. सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8. नाउ 9 से और चेक कर लेते हैं. 9 से क्या होगा अब हमारे पास, अगर ये 9 से डिविजिबिलिटी के लिए होता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. सम ऑफ डिजिट क्या था 25, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा था 9 से भी. ठीक है. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. नाउ राइट स्मॉलर डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस. इस ब्लैंक स्पेस में हमें डिजिट लिखनी है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है. तो 3 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है हमारे पास कि सम ऑफ डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 3. सम ऑफ डिजिट करते हैं यहाँ पे 2 + 8 10 17 17 और 3 20 एंड 21. नाउ 21 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3. सो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा 0, क्योंकि हमें यहाँ पे और कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. अगर यहाँ पे 22 होता है इन केस, तो 22 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता है 24, तो कितना ऐड करना पड़ता है वहाँ पे 2. तो ऑप्शन क्या होता है 2. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं करना तो क्या होगा वैल्यू 0. ठीक है. नाउ चेक करना है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट. 6 के लिए क्या था हमारे पास, दिस विल डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ. तो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट इज 2. नाउ 3 के लिए देखते हैं. 8 + 1 9 9 + 9 18 18 और 3 20 18 और 3 21. ठीक है. सो 21 इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है. तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो मतलब 6 से भी डिविजिबल है. ठीक है. दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. 5 के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट इज 0 या 5 तो डिविजिबल है इससे.
2 के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट इज 0, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। 3 से देखते हैं अब हम, 3 + 2 5, 5 5 + 5 10 एंड 10 + 9 19। क्या 19 3 के टेबल में आता है? नहीं। सो बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 3, सेम लाइक अबव। सो 2 + 4 6, 6 + 6 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 + 7 19 एंड 19 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 19 एंड 3 इज 22। सो नंबर विल बी 2। ठीक है, क्योंकि 22 में हम क्या ऐड करें जिससे क्या हो जाए, 3 का मल्टीपल 2। नाउ हमें बताना है दिस नंबर। नाउ 2 से डिविजिबिलिटी, लास्ट डिजिट इज 0, 2 4 6 8, तो 0 दिख रहा है तो 2 से डिविजिबल है। 5 से 0 और 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट, तो ये डिविजिबल है 5 से भी। 10 के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। 10 के लिए सिर्फ एक ही नंबर है कि वो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। सो ये तीनों से डिविजिबल है, मतलब ऑप्शन क्या आ गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नाउ 11 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होता है अब हमारे पास, 7 6 8 5 7। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ओड प्लेस की डिजिट का सम करते हैं। ओड प्लेस की डिजिट कौन सी है यहाँ पे, 1 3 एंड 7, सॉरी 7 8 एंड 7। तो इन सब का अगर हम सम करते हैं, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट, दैट मीन्स सम 8 + 7 एंड +7, तो 14 + 8 इज टू हमारे पास होता है 22। ठीक है। अब सिमिलरली सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस वालों का डिजिट कितना है हमारे पास, 6 + 5 दैट इज टू 11। नाउ सब डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज, ये क्या था, सम ऑफ ऑड डिजिट्स का था और सम ऑफ इवन। नाउ डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज इज टू कितना है हमारे पास, अगर डिफरेंस इनका 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो क्या होगा, नंबर डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। इन केस यहाँ पे 20 - 10 होता तो वहां कितना आ जाता है, यहाँ पे 12 आ जाता है, एंड 12 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, सो दैट नंबर मस्ट नॉट डिविजिबल बाय 11। बट यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर 11, सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है। सो 11 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर करेंगे, देन सम ऑफ इवन डिजिट, एंड डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज नंबर मस्ट बी 0 या मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। This is for 6 to 8 class. Yesterday we discussed about the debate on topic cash versus digital payment. So yesterday we discussed about the digital payments, advantages and disadvantages of cash, and today we are going to start with the advantages of cash and disadvantages of digital payment. Everyone knows that first point is instant money in hand. अगर हमारे पास मनी हाथ में नहीं होगा या हाथ में होगा तो एक्सेप्ट टैक्सेस ऑफ कोर्स, इट मीन्स हमें टैक्स पे करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें जो हमारे हाथ में मनी होता है, यानी कि जो हमारे घर पे स्टोर होता है या हमारे घर पे रखा हुआ होता है मनी, उससे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। Now next point, and in according to the digital payment, we kept the money in our accounts, and we have the records, all the records relating to that money, from where we are getting this money, हमें हमारे पास वो मनी कहाँ से आया, कहाँ से हमारे पास वो पैसे आए हैं, उनकी हर ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट्स में बैंक में ट्रांजेक्शन होती हैं, और उसकी वजह से हमें उन सब उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास घर पे कैश रखा हुआ है तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। देयर आर नो ट्रांजेक्शन फ़ीस विद कैश। देखा आपने, इसमें दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन फ़ीस नहीं होती कैश के साथ। लाइक देयर विल बी विद क्रेडिट कार्ड्स के साथ वो ट्रांजेक्शन फ़ीस होती है, बिकॉज फॉर डूइंग द ट्रांजेक्शन वी कैप द अकाउंटेंट को हमें रखना पड़ता है कि हमारे कौन से खर्चे कहाँ पर हो रखे। वी have all the records relating to that, and of course we are having the benefits of cash many times। हमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं पे करनी पड़ती, हम उस इंस्टेंट मनी हमारे पास एकदम से हाथ में आ जाता है मनी, और उसके लिए हमें कोई ट्रांजेक्शन किसी के साथ नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट वी आर हैविंग मिनिमाइजेस बुक कीपिंग का ये स्टोर कम करते हैं, काम कम कर देते हैं।
हमें अकाउंट्स को मतलब कि रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटेंट की या सीए को ऑफ़र या उसको नहीं रख सकते। और अगर हमें ये सारी चीज़ें अगर कैप्ट करनी है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, अगर हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो वी हायर द सीए एंड अकाउंटेंट टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स एंड वी पे सैलरी टू देम फॉर डूइंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स, विच मीन्स लेस स्ट्रेस। और इसके लिए हमारे पास क्या होता है, लेस स्ट्रेस, यानी कि कम टेंशन होती है, एंड लेस हसल। और इसकी वजह से हमें कम से कम हमें ज़्यादा से टेंशन नहीं होती है, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा डिप्रेशन, हेडेक कम होता है। बुक कीपिंग यानी कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, मिनिमम करता है, कम से कम। At last, I want to tell you about that digital payment is according to the security. कैश पेमेंट अगर हमारी लॉकर में रखा हुआ है कैश, तो या अगर उसके ऊपर सिक्योरिटी ज़रूर पुट करें, क्योंकि उससे आपका थेफ्ट यानी कि चोरी कहीं पे भी से भी चोरी कर सकता है। या फिर आपको मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कैश रख रहे हैं तो आपको हर चीज़ का रेडी ये सब कुछ याद होना चाहिए कि आप किस टाइम कब कौन क्या कर सकता है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू द फ्रेज कैश इज़ किंग। हमने ये फ्रेज़ पढ़ा हुआ है, कैश किंग होता है। हैज़ ऑलवेज बीन द रूल ऑफ थम, जिसके पास रूल ऑफ थम होता है, रूल ऑफ थम होता है। बट इवन दिस किंग हैज़ वीकनेसेस, लेकिन इस किंग की तब भी कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। एवरीवन नोज़ दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एवरीवन हैज़ अ टू फ्रेजेस। एक पॉइंट के भी दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो इसी तरीके से हर टॉपिक का एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर टॉपिक के साथ आपको मिलेगा। हर वर्ड के साथ आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही ढूंढनी है। अगर आपको और पॉइंट्स पता हैं इसके साथ, तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर। और आप यू शुड मेक द क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोथ द टॉपिक्स। डिजिटल पेमेंट के साथ भी आप क्वेश्चंस पुट करेंगे और कैश के साथ भी आप क्वेश्चंस पुट करेंगे। Whenever we are having this competition, we are going to ask many questions relating to this, so prepare these topics like this. अगर आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो you will answer the questions very quickly, so you will prepare yourself for the debate competition. Thank you everyone. Good morning students. This is our GK class for 6 to 8 and our today's topic is Indian economy, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, तो उसके ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। We have completed 225 questions in our previous class and today we start with 226 question. Okay, our question is फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की जो कुल कीमत होती है, ठीक है, कि एक साल के अंदर या 10 वर्ष की अवधि के अंदर हमने कितना उत्पादन किया, कितनी सेवाएं हमने ली या दी और उनकी कुल कीमत क्या थी, तो ये होता है सकल घरेलू उत्पाद। ये किसी राष्ट्र के आर्थिक मापन में सहयोगी होता है, ठीक है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्लूडिंग इन एग्रीकल्चर, कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो कितनी लगी हुई है, अप्रोक्स 58%, लगभग 58%, ठीक है। अब है हाउ मच पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, कि भारत के अंदर कितनी पॉपुलेशन है जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो कितनी है, अप्रोक्स 26%, तो लगभग 26%, ठीक है। हु वॉज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड,
तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो थी उसी को ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। तो कौन थे उनके फादर? वर्गेसी कुरियन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री? कि कौन सा राज्य देश के अंदर सबसे अधिक चाय उत्पादन या उत्पादक है? तो कौन सा है? आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनियन बजट 2020-21? कि 2020-21 के जो केंद्रीय बजट था उसकी क्या थीम थी, उसका क्या उद्देश्य था? तो ईज ऑफ लिविंग। क्या था? कि जीवन यापन करने के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं जैसे खाना, घर, पानी, तो ये सारी सभी लोगों को मिले। तो ये हम अपना जो 2020 और 21 का बजट है इसके अंदर इसका ये थीम थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। कि जो भारत का अर्थ व्यवस्था है उसकी जो सर्वे होती है, जैसे अपनी पॉपुलेशन की सर्वे होती है, ऐसे ही कितने पैसे खर्च हुए, कितना हमने निर्यात किया, कितना हमने आयात किया, कितना हमें फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो ये सारी चीजें जो क्या होती है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर होती हैं। और इसको कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वित्त आयोग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब है? वित्त आयोग। अब है फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या फुल फॉर्म है? अभी हमने किया था जीडीपी की फुल फॉर्म, तो उसका था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक वर्ष के अंदर जो सेवाएं उत्पादन होती है उनकी कुल कीमत थी। ठीक है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनके ऊपर जो कर लगता है तो उसको क्या कहते हैं? गुड सर्विस टैक्स। पहले क्या था कि सभी राज्यों की अपने अपने अलग अलग जो सर्विस टैक्स थे, लेकिन अभी सरकार ने इन सबको एक कर दिया है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम। कि जो हमने पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्लान लिया है ये कहाँ से लिया है? आपने सुना होगा ना, पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 साल के लिए किसी अपने देश के अंदर लागू होती हैं, तो ये हमने ली है रशिया से। कहाँ से ली है? रशिया से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? कि भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार में सहयोगी देश है, पार्टनर है, वो कौन सा देश है? तो कौन सा है? चाइना है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अपना भारत का सबसे बड़ा बैंक, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकारी नियंत्रण में ले लेना। एक तो चीजें होती है प्राइवेट और एक होती है सरकारी। तो सरकारी नियंत्रण में कब आया रिजर्व बैंक? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड। कि भारत का जो पहला वित्त आयोग था वो कब बना? तो कब बना? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। कि भारत में जो वित्त आयोग बना 1951 में, उनके फर्स्ट चेयरमैन कौन बने? आंसर है के.सी. नियोगी। ठीक है बेटा, तो कौन थे फर्स्ट चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के? के.सी. नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे? वो तो वित्त आयोग के चेयरमैन है, लेकिन ये कौन है? वित्त मंत्री है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो आर.के. सनमुखम चेट्टी। कौन है? आर.के. सनमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच कंट्री इंडिया एक्सपोर्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट प्रोडक्ट। कि भारत अपना सबसे ज्यादा मतलब जो सामान है वो एक्सपोर्ट करता है। बेटा 2 टर्म्स होती है, एक एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है चीजें दूसरे देशों में भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से चीजें मंगाना।
तो अपने जो कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती है उनके सबसे ज्यादा चीजें दूसरी कंट्रीज में कौन बेचता है? यूएसए बेचता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेन स्टैंड्स फॉर, कि पेन की सबसे फुल फॉर्म क्या है या पेन का क्या मतलब है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। आपने सुना होगा पेन कार्ड, तो ये वही परमानेंट अकाउंट नंबर है, एक व्यक्ति का एक परमानेंट अकाउंट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द पाइनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको राष्ट्रीयकरण करने में अग्रणीय जो भूमिका निभाई वो किसने निभाई थी? आर.सी. दत्त ने। SEZ स्टैंड्स फॉर, सेज स्टैंड्स फॉर, कि सेज की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द, तो जो काली क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? कच्चे तेल से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, कि ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। ठीक है। उसके बाद है व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट श्वेत क्रांति मिल्क से, ब्लू रेवोल्यूशन मछली से, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट और हनी से। और हु, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, तो जो सुनहरी क्रांति है उसके पिता कौन थे या उसके जनक कौन थे? तो निरपख टूटेज। कौन थे? निरपख टूटेज। ग्रे रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ग्रे रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, कि जो भी उत्पादक जैसे खाद वगैरह होते हैं उनसे। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दीज 25 क्वेश्चंस वेरी वेल। यू नोट दीज क्वेश्चंस इन योर जीके नोटबुक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का लेख लिखते हैं से उ ल ए ख सुलेख। कल हम मेरे प्यारे भारत पे लिख रहे थे, उसी को आगे लिखते हैं। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य देखते बनता है। भारत भय आ रहते, भारत के आकार प्राकृतिक पैदे आ के जी ते ई के प्राकृतिक सौंदर्य से ओ ऊपर बिंदी दे जे ये सौंदर्य देखते द ए खेते देखते बनता बैने ते आ बनता है। कश्मीर को कैसे मैं ईरे कश्मीर को के ओ को भारत का भय आ रहते भारत के का स्वर्ग से वे जगह स्वर्ग कहा के है आ कहा जे आते आ जाता है। बर्फ से ढकी बे जे फे बर्फ से ऐसे ढके ई ढकी पर्वतमालाएं पे रे वे ते पर्वत मालाएं में आ ले आ ए मालाएं मैदान को सींचती नदियाँ मैं ए दे आ ने ओ मैदानों के ओ को सींचती से न च ते ई सिंचती नदियाँ न दे ई ये आ नदियाँ तथा सूर्योदय सूर्योदय सूर्यास्त के सूर्योदय तथा
सूर्यास्त के दृश्य किसका मन नहीं मोहते, कै ई से के आ किसका, मैंने मन नहीं न है ई नहीं, मोहते मैं ओ है ते मोहते। यहाँ दक्षिण के यहाँ दक्षिण के समुद्री तटों की अपनी अपनी निराली शोभा है, अपनी न ई रे आ ले ई निराली शोभा, से ओ भ आ शोभा है। भारत में विविध धर्मों भारत में विविध विविध धर्मों एवं धैर्य में ओ धर्मों एवं संप्रदायों के से में पैरे दे आ ये उन संप्रदायों के लोग रहते हैं आपको भी एक पे राइटिंग लिखनी है। थैंक यू।